सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लिखा गया है कि धनु लग्न के कुंडली के फलादेश के प्रमुख सूत्र। आज की कक्षा में हम लोग धनु लग्न की कुंडली पर कुछ विशेष बनने वाले योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सबों को लग्न की प्रधानता, चाहे कर्मकांड के लिए हो या किसी भी मुहूर्त के लिए हो या किसी भी समय के लिए भी हो, लग्न की प्रधानता बहुत ही अच्छा है। लग्न की प्रधानता हर जगह देखने को मिलती है। एक श्लोक याद आ रहा है कि न तिथिर न च नक्षत्रम न योगो नैव देवबलम लग्न में वह प्रशंसति गर्ग नारद कश्यप, यानी कि गर्ग मुनि, नारद मुनि, कश्यप मुनि, इन लोगों का कहना है कि तिथि की प्रधानता नहीं है, नक्षत्र की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता नहीं है, किसी भी बल की प्रधानता नहीं है। जब आप काम कोई कर रहे हैं और लग्न उस कार्य के लायक अनुकूल है, लग्न बलवान है, तो लग्न बल की प्रधानता ज्यादा देना चाहिए। यदि हम मुहूर्त का निर्धारण भी करते हैं, तिथि भी ठीक है, नक्षत्र भी ठीक है, योग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु जब हम काम शुभारंभ करने वाले हैं तो उस समय जो लग्न व्यतीत हो रहा है, अगर वह लग्न अच्छा नहीं है तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते, क्योंकि फलों को देने वाले ग्रहगण ही हैं। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है अपना उन्नति, समृद्धि, सुख, भोग इत्यादि की पूर्ति हेतु करता है, और ये सभी देने वाले कौन है? गुरु शुक्र हैं। हम कोई काम करते हैं तो ऊर्जा उत्साह के साथ करते हैं, मंगल देव हैं। हम कोई काम करते हैं तो अनुशासन के साथ में करते हैं, नियमानुकूल करते हैं, शनि देव हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो यश प्रतिष्ठा इत्यादि वृद्धि के लिए करते हैं, सूर्य देव हैं। कोई भी काम करते हैं मन लगाकर करना चाहिए, चंद्रदेव हैं। सभी ग्रहों की अपनी अपनी प्रधानता है। हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते हुए सीखते हैं, वह बुध देव है। तो ग्रहों की प्राथमिकता तो है ही, इसीलिए तो कहा गया है कि लग्न देवम प्रभु स्वामी, लग्न ज्योति परम तपम, लग्न दीपो महान लोके, लग्न त्वम दिशन, यानी कि लग्न ही देवता है, लग्न ही स्वामी है, यानी कि समर्थ स्वामी। लग्न ज्योति परम परमतम, यानी कि लग्न परम ज्योति है। लग्न दीपो महान लोके, यानी कि लग्न से बड़ा दीपक संसार में कोई नहीं है। इसलिए किसी भी जगह लग्न की प्रधानता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यदि हम अब कुंडली की फलादेश करने जा रहे हैं, चाहे धनु लग्न हो चाहे कोई भी लग्न हो, लग्न जितना शुभ होता है, लग्न जितना शुभ होता है, अच्छा होता है, उतना ही सभी कुछ अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्या लग्न अच्छा है? तो लग्न में केतुदेव हैं, लग्न में राहुदेव भी है, लग्न को राहुदेव देख रहे हैं। लग्न का अंशात्मक मान 5 है और राहु का भी अंशात्मक मान 5 है। इसलिए यह लग्न राहु केतु से ज्यादा खराब हो गया कि नहीं हो गया जी? क्या राहु केतु पर किसी शुभग्रह का प्रभाव है? तो आप कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, युति है। तो देवगुरु बृहस्पति 22 अंशों के हैं, तो 5 में अगर हम लोग 15 जोड़ते हैं तो 20 ही होता है, या तो 15 अंशों से भी काफी दूरी पर है। तो क्या देवगुरु बृहस्पति से यह राहु हल्का भी शुभ हुए? नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हुए। लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में राहु, बिल्कुल। लग्न भी 5 और राहु भी 5। आप कहेंगे कि आप राहु से 5वें भाव के ग्रह को देखें, राहु को बुद्धि कौन दे रहा है? यहाँ से 5वां भाव, तो 5वें भाव में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्यदेव। और जिस राशि में सूर्यदेव जिस भाव में होते हैं, कोई भी ग्रह
का उतना प्रभाव बनता नहीं है। अगर हैं भी तो बुध शुक्र हैं, तो शुक्र यहाँ पर साथ में बैठे हुए थे, क्या इनका सूर्यदेव का नीच भंग हुआ? हाँ या नहीं? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? शुक्रदेव 1 डिग्री के हैं और सूर्यदेव, सूर्यदेव हाँ शुक्रदेव 1 डिग्री के हैं और सूर्यदेव 18 डिग्री के। 18 डिग्री के हैं, यानी 17 डिग्री का अंतर है। शुक्र का प्रभाव तो सूर्य पर पड़ ही नहीं रहा, यानी जो ग्रह नीच का है उस पर प्रभाव पड़े तब तो। पड़ता राशि एक है, ठीक है। पड़ता तो फिर यहाँ शुक्रदेव अस्त हो जाते फिर तो। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, शुक्रदेव अस्त हो जाते फिर भी प्रभाव शुक्र का प्रभाव तो सूरज में पड़ता ना, जी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता। तो भी हो जाता। अब बुध शुक्र, हालांकि शुक्रदेव अपने स्वराशि के हैं, बुधदेव अपने मित्र राशि में है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के करीब है, इसलिए शुक्रदेव ठीक ही है। शुक्रदेव ठीक है, बाल अवस्था में है, ठीक है, उतना खराब नहीं है। लेकिन यहाँ सूर्यदेव नीच राशि के, तो और सूर्यदेव है कौन? तो भाग्य भाव के स्वामी। तो क्या यह लग्न अच्छा हुआ? भाग्य भाव के लगन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होके अस्त हो गए हैं। अस्त नहीं, नीच हो गए, सॉरी। यहाँ पर एक और बातें हैं, क्या लग्नेश देव गुरु बृहस्पति, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह बकरी होता है तो बलवान हो जाता है, यदि शुभ ग्रह बकरी है तो ज्यादा शुभ फल देता है, पाप ग्रह बकरी है तो ज्यादा पाप फल देता है। यह सामान्य नियम, जी यह सामान्य नियम। तो क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो लग्न पर पड़ रही है, तो क्या यह लग्न को शुभ कर रहे हैं, हाँ या नहीं? शुभ तो कर रहे हैं। और भी सदस्यगण बोले, क्या यह लग्न को शुभता दे रहे हैं, हाँ या नहीं? जी तो दे दे रहे हैं। एक शत्रु राशि में बैठे हैं वैसे तो गुरुदेव। ठीक है, शत्रु राशि है, ठीक है, रहने दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए, लग्न का अंशात्मक मान कितना है? जी सर, डिग्री वाइज नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, डिग्री वाइज 5 डिग्री। तो लग्न का तो माने यहाँ पे आ गया ना। जी। और देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान कितना है? 22 है, 22। यानी कि यहाँ तो यहाँ नहीं है, तो इधर से शुरू होगा तो 22 से यहाँ पर आएगा ना। जी तो अब 180 डिग्री पर ग्रह देखेगा, तो यह तो यहाँ देखेंगे ना। ये 22 डिग्री पर पूरा देखेंगे ना, लग्न तो 5 ही डिग्री का, जी लग्न 5 डिग्री 5 डिग्री का है। फिर भी इसलिए क्या लग्न पर यह जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी उतना प्रभावी हुआ? नहीं गुरुजी, नहीं हुआ। नहीं होगा। ये फिर भी सब 15 हम सबों को देखना चाहिए। फिर भी 15 डिग्री के अंदर ही है ना। हाँ 22 ठीक है, 15 5 डिग्री + 15 होगा ना, तो 20 हो जाएगा ना। तो 20 और ये 22 है, तो 2 डिग्री कम पड़ गया ना। अच्छा, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा जी। तो हम सबों ने आज की कक्षा में यह क्या सीखा कि कोई ग्रह देख भी रहा हो लग्न को, तो लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में यदि उस ग्रह का अंश है तो वो प्रभावी होगा प्रभावित गुरुजी, करेंगे। अदर वाइज अन्यथा नहीं नहीं, होगा। अदरवाइज नहीं। चलिए, हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद में हम लोग और कुछ सीखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं साधारण प्रयास, कि इस लग्न में सूर्य एवं शुक्र की यदि युति नवम भाव में होता है तो यह बहुत ही एक प्रकार का अच्छा योग का निर्माण करता है, बहुत ही एक प्रकार का अच्छे योग का निर्माण करता है। निर्माण करता है, या धन योग का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया। लगन के बारे में एक पॉइंट हम क्लियर चाहेंगे आपसे करवाना। हाँ जी, बोलिए। तो लगन का जो डिग्री दिया वो तो भाव मध्य होता है ना, लगन का मध्य का हाँ मान होता है। हाँ, तो 5 डिग्री हमारा तो मध्य में रहेगा ना लगन तो।
हाँ, तो 5 डिग्री मध्य पे रहेगा। हम जी पुनः स्क्रीन को बड़ा करते हैं। अगर यह 5 डिग्री अगर यहाँ पर मध्य में हो गया, फिर गुरुदेव वाइष्णव। नहीं, तो अगर हम 5 डिग्री में अगर हम 15 कम करते हैं, जी तो यहाँ तो वृश्चिक राशि का चला आएगा ना। जी यहाँ हाँ से जी वृश्चिक राशि का माने यानी कि यह लग्न संधि वृश्चिक राशि में गया ना। जी हाँ, वृश्चिक राशि में चला गया। तो फिर यदि यह 5 अंश का लग्न है, तब तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी, दूसरे भाव में आ जाएगा ना, 2 अंशों पर। जी हाँ हाँ, ठीक है। मैं कहने का मतलब जी किसी भी प्रकार से अगर हम लोग देखें, समझने का प्रयास करें, तो क्या वो नहीं हो रहा है। जी नहीं हो रहा है। धनु लग्न में हम लोगों ने पढ़ा है, धनु लग्न में हम लोगों ने पढ़ा है कि बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, गुरुदेव। शुक्र। क्योंकि शुक्रदेव क्या है, यहाँ पर आय भाव के स्वामी। यदि धन भाव की बात करें, यहाँ पर जैसे सूर्य शुक्र की बात कर दी गई, तो सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी है। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी। भाग्येश है। भाग्य भाव के स्वामी हैं, और सूर्यदेव शुक्रदेव आय भाव के स्वामी हैं। यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही हो, तो भाग्य को तो मजबूत कर ही दिया। और एकादशेश एवं भाग्येश की जब युति होती है, तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अच्छा रहता है गुरुजी। गुरुजी, बहुत इसमें अगर हम बोलेंगे धन के लिए तो फायदेमंद है, क्या हम ये बोलेंगे कि इस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो षष्ठेश भी है। शुक्र षष्ठेश भी है। चलिए ठीक है, तो यदि शुक्र षष्ठेश है, तो यह एकादशेश भी है। इनकी मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में। जी गुरुजी। हाँ, हल्का फल्का बीमारी देंगे, वो अलग की बात है, थोड़ा संघर्ष देंगे, लेकिन वो उतना संघर्ष नहीं देंगे। शनिदेव, अगर शनिदेव धनु लग्न की कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में शनिदेव स्व राशि या अपने उच्च राशि के होते हैं, तो यह धन योग के लिए सबसे उत्तम योग है। आप लोग नोट करेंगे कि शनि देव धनु लग्न की कुंडली में अपने स्व राशि या उच्च राशि के अगर हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। धन की कमी कभी नहीं होगी। कभी नहीं होती। सबसे अच्छा सूत्र है शनि देव के लिए कि शनि देव दूसरे भाव में हो, तो यह सबसे ज्यादा उत्तम योग। हालांकि यहां भी होंगे तब भी उत्तम योग है। यहां पर होंगे तो शनिदेव आय भाव में उच्च के हो गए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों भाव उच्च से भी अच्छा शनिदेव का दूसरे भाव में होना सर्वोत्तम योग होता है। जिसके धनु लग्न की कुंडली हो, जिसके दूसरे भाव में शनिदेव होते हैं, किसी भी प्रकार के खर्चे में पैसे की कभी कमी नहीं होती। और वैसे गुरुजी मारक भी है ना ये, बीमारी के लिए तो फिर अब बीमारी के लिए है तो ठीक है। तो मारक भाव, चाहे कोई भी भाव, जिस भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो, तो अपने भाव की रक्षा करता है, अपने भाव की रक्षा करता है। रक्षा करता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जिसके मारक भाव के स्वामी ही मारक भाव में बैठे हुए हों, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, ऐसी बात तो कुछ है नहीं। मृत्यु तो होना है। तो क्या ये कोई जरूरी थोड़े है कि शनि की ही अंतरदशा में मृत्यु होगी। मारकेश तो कई ग्रह हो जाते हैं, केवल दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी मार्केश थोड़े बनते हैं। ये तो मार्केश है ही, परंतु अन्य ग्रह भी तो मार्केश बनते हैं।
राहु केतु भी मार्केश हो सकते हैं, अन्य ग्रह भी हो सकते हैं। 8वें भाव के भी स्वामी मार्केश हो सकते हैं, 12वें के भी हो सकते हैं, 6ठे भाव के भी हो सकते हैं। हम लोगों ने लघु पराशरी पुस्तक में पढ़ा नहीं है कि सूर्य भानु बिना सर्वे मारक ए मार्गाधिपा। और किसी भी कुंडली में यदि मारक ग्रहों की चर्चा की जाए तो कभी भी आप लोगों में से बहुत आदमी में उस कक्षा में शामिल हुए भी होंगे मारक ग्रहों के निर्धारण में। तो किसी भी एक कुंडली में कई ग्रह हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? जी। धनु लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो और सूर्य और शनि की परस्पर संबंध हो, सूर्य एवं शनि की परस्पर संबंध हो, तो एक दोनों के शत्रु होते हुए भी व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है। अब यहीं अगर शनिदेव यहाँ बैठ जाए, सूर्य देव यहाँ बैठ जाए, या शनिदेव भाग्य भाव में हो और सूर्य देव यहाँ पे बैठ जाए दूसरे भाव में, यानी परस्पर दृष्टि हो, चाहे कहीं भी होकर के परस्पर दृष्टि हो या भाव परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, तो धनु लग्न की कुंडली में यह लाभकारी योग होता है। धनु लग्न की कुंडली में लाभकारी होता है क्योंकि भाग्येश और धनेश का वो हो गया ना आपस में। ऐसा क्यों? तो यह सूर्य देव जो हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं और शनिदेव धन भाव के स्वामी हैं। इसलिए हाँ, यह उतना लाभकारी नहीं होता जितना अन्य ग्रह हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अन्य लग्नों में द्वितीयेश एवं भाग्येश का परस्पर संबंध जितना लाभकारी होता है उतना लाभकारी धनु लग्न में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ग्रह क्या है, आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन फिर भी लाभ मिल जाता है। धनु लग्न की कुंडली में बुध एवं शनि का भी आपस में राशि परिवर्तन धन योग देता है। धनु लग्न की कुंडली में बुध एवं शनि का आपस में राशि परिवर्तन किसी भी प्रकार से या परस्पर युति हो, शनि एवं बुध का परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि हो या परस्पर भाव परिवर्तन हो, यह भी धन योग देता है। क्योंकि बुधदेव कर्म भाव के भी स्वामी हैं एवं व्यवसाय भाव के भी स्वामी हैं, ये दोनों भाव के स्वामी हैं। और शनिदेव एस्कील भाव एवं धन भाव दोनों भाव के स्वामी। तो जब एस्कील और धन इन दोनों का संबंध हमारे कर्तव्य और व्यवसाय दोनों से हो जाए तो धन संचय में कहीं से कब कोई समस्या आएगी या धन वृद्धि में? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। एक और सूत्र है, धनु लग्न की कुंडली में बुधदेव कहीं भी हो, शुभ भाव में हो, बुधदेव लग्न में हो, चौथे में हो, 10वें में हो, 7वें में हो, नवम में हो या पंचम में हो, और शनि एवं शनिदेव अच्छे स्थिति में हो, यानी कि शनिदेव अपने स्वराशि एवं उच्च राशि के हो, तो इससे बढ़िया योग और कुछ नहीं। हेलो, आशीर्वाद। हाँ, अच्छा।
हाँ, अकेले त दिन में आवे, न पहले वो आएगा तब न जाएंगे। न, अभी तो हम क्लास में है, बैठे, हमको पढ़ाने दीजिए। न तो रात्रि में नहीं, हम रात्रि में किसी से बात ही नहीं करते, दिन में ही। हम्म, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हम्म। तो अभी हमने कहा कि यदि बुध देव केंद्र त्रिकोण में हो और शनि, हाँ हेलो, सुबह में बोला है, बुला सकते हैं कई बजे? 9 बजे, 9:30 के बाद में। ठीक। तो बुध देव अगर अच्छे भाव में हो, बुध देव अगर अच्छे भाव में हो, शुभ भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में कहीं हो, और शनि स्वराशि या उच्च राशि के हो, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने विवेक के बल पे जातक धीरे 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 उन्नति के मार्ग पर चलता चला जाता है और काफी उन्नति करता है। लेकिन लग्नेश का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन लग्नेश का अच्छा होना, बलवान होना जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। तो इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश की स्थिति चाहे जैसी भी हो, क्या बलवान है या कमजोर है, कमजोरी बोलेंगे गुरु जी। कमजोरी बताई थी जैसे कुछ, और 5 डिग्री के है ना, इसलिए वो लग्न को फल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो अलग की बात है, लग्न पर उनका प्रभाव है कि नहीं है वो अलग बात है। लेकिन वो कुंडली के 12 भाव में कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो फल कहीं ना कहीं देंगे ही देंगे। तो क्या जी बलशाली है या नहीं है, 22 अंशों के हैं। हाँ, डिग्री के हिसाब से गुरु जी बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं तो हैं। बलवान भी। जी और भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी भी दो ग्रहों का अंशात्मक मान लगभग बराबर हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने कुंडली पर लगा के देखा है, तो पाया है इस बात को कि नहीं पाया है। जी गुरु जी। तो यहाँ पर इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा का अंशात्मक मान दोनों का लगभग बराबर है। चंद्रमा 23 है, 23 से भी कम ही है, लेकिन 23 के आसपास में। 23-20 से यदि अधिक होता तो हम यहाँ पर 24 लिख देते, लेकिन नहीं, 23 से भी कम है। देव गुरु बृहस्पति 22 से अधिक है। ठीक है। तो चंद्रमा एवं गुरु दोनों का अंशात्मक मान लगभग बराबर हो गया। बराबर। तो क्या दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे गुरु जी। गज केसरी, अदृश्य गज केसरी योग बना। भले वह प्रभाव किस प्रकार का देगा वो अलग के विषय है। यहाँ पे दसम भाव के स्वामी एवं एकादश, दसम एवं एकादश भाव के स्वामी की युति है, दोनों का अंशात्मक मान बराबर है, जो लग्न के अंशात्मक मान के बराबर में है। दशमेश एवं एकादशेश की युति दसम भाव में है, और दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। जी दोनों गुरु में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। यह कुंडली बहुत ही अच्छी है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहां से कहां चले गए। बुध एवं शनि की पर चर्चा हो रही थी ना। जी तो शनि बुध का यदि परस्पर संबंध होता है तो शनि देव क्या है, धन भाव के स्वामी है, वाणी भाव के स्वामी है। साथ ही बुध देव दसम भाव के स्वामी है। इन दोनों का युति हो जाना और लग्नेश यदि बलवान हो
तो लग्नेश बलवान होगा तो धनु लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हो गए, व्यक्ति पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव व्यक्ति के पास में, शनि जो कर्तव्य के भी कारक हैं और बुध जो व्यवसाय के कारक हैं, दोनों का परस्पर संबंध होना और लग्नेश का बलवान होना यानी कि विवेकशीलता अच्छी होना, तो क्या यह धन योग का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा गुरुजी। और साथ में यहाँ पर दशमेश एवं एकादशेश की युति 11वें भाव में होना इस योग को और बल दे दिया, इस योग को और बल दे दिया गुरुजी। और बल दे दिया। गुरुजी अगर केंद्र में बुध देव 12 नंबर राशि में हो जाए तो वो नीच के होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या? जैसे आपने कहा ना केंद्र में बुध देव अच्छे फल देंगे, इसमें 9 नंबर की कुंडली उसमें लगन में, तो अगर वो केंद्र में 12 नंबर की राशि में बैठेंगे तब तो वो नीच के हो जाएंगे। हाँ, नीच के हो जाएंगे। तो फिर वहां पर वो फल किस तरह से देंगे? तो बातें यहाँ धन की है ना, अच्छा। तो नीच भंग भी तो हो सकता है ना। गुरुजी एक और बात, इधर जैसे बुध की दोनों राशियां हैं, बुध केंद्र में आ जाएगा तो केंद्र तो दोष नहीं लग जाएगा उसको? हाँ, दोष ही लगेगा। तो बुध को सबसे कम सबसे न के बराबर केंद्राधिपत्य दोष लगता है। जी जी जी। और इन्होंने जो कहा कि यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो नीच के हो जाएंगे, प्रश्न धन योग की है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो अपने फलों में अंतर हो जाता है, फलों में अंतर हो जाता है। अंतर हो जाता है। फल तो लेता है देता ही है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। उच्च का यानी कि दैवीय गुण, नीच का मतलब स्वार्थ गुण ज्यादा। जैसे मंगल ही उच्च का हो जाएगा तो दयालुता, राम जी की तरह से कितना भी गलती कर लो सामने वाले के सामने में स्वीकार जाके कर लो, भाई एकदम माफ कर देगा। अगर वही मंगल खराब होता तो गलती भी करो, सामने वाले से माफी भी मांगो, फिर भी माफ नहीं करेगा। यदि माफ भी कर देगा तभी बदले की भावना रखे रहेगा। लेकिन अगर वही मंगल उच्च का है, गलती स्वीकार कर लिए तो माफ भी कर देगा और मित्रता का हाथ भी बढ़ा देगा। तो वही स्वभाव। तो यहाँ पर तो यदि नीच का है तो धनागम होने की संभावनाएं तो बनती ही बनती है। थोड़ा ज्यादा स्वार्थ हो जाएगा व्यक्ति, या नीच भंग हो जाएगा, या यहाँ पर अगर बृहस्पति देव बैठ जाए तो फिर गुरुदेव बैठ जाए तो फिर नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग हो गया। लग्न पर वो उत्तम हो, लग्न वर्गोत्तम हो और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में हो। लग्न वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब क्या हुआ? नौमांस में भी वही लगन, नौमांस में भी धनु लग्न ही हो, नौमांस में भी धनु लगन हो, धनु लग्न हो, और लग्न कुंडली में भी वही लग्न हो, और देवगुरु बृहस्पति मिथुन दशम भाव में, 10वें भाव में हो। बहुत अच्छा फल मिलता है। D1 में या D9 में गुरुजी? D1 में। हालांकि 10वें भाव में बैठेंगे, 10वें भाव में बैठेंगे तो उनकी नीच की दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, नीच की दृष्टि दूसरे भाव पे, दूसरे भाव पर जाएगा। जी। छठे भाव पर भी उनकी दृष्टि है। नीच की दृष्टि कैसे जाएगी? 6 नंबर बुध देव नीच के तो 4 नंबर राशि में होते हैं ना, तो उच्च के होते हैं उसमें तो। अच्छा अच्छा, ठीक है 6 नंबर। धनु लग्न की कुंडली में यदि अमावस्या का जन्म हो और धनु लग्न की कुंडली हो बने तो यह सबसे खराब योग है, सबसे खराब योग है।
आशीर्वाद, इसे दरिद्र योग कहते हैं। यानी कि धनु लग्न की कुंडली हो और अष्टमेश एवं नवमेश दोनों की युति हो तो यह सबसे बड़ा दरिद्र योग है। अन्य लग्नों में यह योग उतना प्रभावी नहीं होता जितना धनु लग्न की कुंडली में होता। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि यहाँ पे दो कारण हो जाते हैं। एक तो धनु लग्न की कुंडली हो गई तो सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हो गए और चंद्रमा अष्टम भाव को, तो भाग्य भाव के स्वामी यानी कि अष्टमेश एवं नवमेश की युति हो गई, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा नहीं अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। और हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो मन की आवश्यकता होती है। तो मन भाव का स्वामी यानी कि मन भाव नहीं, मन के कारक जो ग्रह है वह अस्त हो गए। वह क्या हो गए? अस्त हो गए या क्षीण हो क्षीण हो गए। है। अब हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में यह अध्ययन किया है, अवलोकन किया है कि आठवां भाव आय का है, यानी कि हमें काम, नए नए काम दिलाने का है, यानी कि हमारे काम कितने अधिक से अधिक हो, यह आठवां भाव। 11वां भाव आय का होता है, तो दसवें भाव का 11वां भाव तो 8वां ही है। तो हमारे काम के क्षेत्र के नए नए स्रोत खोलने वाले भाव का स्वामी ही क्षीण हो गया या अस्त हो गया, तो क्या नए नए काम मिलेंगे जल्दी? नहीं मिलेंगे। तो नए नए काम भी ना मिलना, भाग्य भाव खराब हो जाना, भाग्य से ही खराब हो जाना, नया काम भी ना मिलना, फिर क्या होगा? तो जब नया काम मिल भी नहीं करेगा, भाग्य खराब हो ही जाएगा, तो इसको दरिद्र योग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी। गुरु जी यहाँ भी ये कह सकते हैं दोनों की एक एक राशि थी, इसलिए मतलब और कोई मतलब भाव का साथ ना मिल पाया। हाँ, यह भी है, क्योंकि एक ही राशि है। अगर दूसरा कोई ग्रह होता, हमने कहा है ना कि यह योग सबसे बुरा योग, इस सभी लग्नों में सबसे ज्यादा बुरा योग इसी लग्न में या चंद्रमा सूरज की युति सबसे ज्यादा खराब हो जाता है, जी जी जी। अन्य लग्नों में नहीं। क्योंकि अन्य लग्नों में यदि लग्ने थी नवमेश या अष्टमेश की युति होती है तो वे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे भाव के भी स्वामी होते हैं। जी गुरु जी। अब यदि यहाँ पर अष्टम भाव में 5 नंबर की राशि हो तो यहाँ 4 नंबर की राशि होगी, ये तो सप्तमेश एवं अष्टमेश का युति हो गया ना। जी गुरु जी। अष्टमेश तो शामिल है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी तो वंचित हो गया ना। जी जी जी। और गुरुजी अगर इसके आसपास में हो, जैसे कि सूर्य 5 में या चंद्रमा 5 में और सूर्य 6 नंबर राशि में, तब भी तो चंद्रमा क्षीण ही रहेगा ना। क्या? जैसे कि सूर्य 6 नंबर राशि में हो जाए, चंद्रमा 5 नंबर राशि में, तो तब भी चंद्रमा क्षीण ही रहेगा, हाँ, तब भी छीन ही रहेगा। तो तब भी स्थिति खराब ही रहेगी। नहीं तो फिर वहां पे युति तो नहीं हुआ ना। युति का अलग फल है, छीन का अलग फल है। युति से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, युति से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। एक रुकिए, जरा सा बोर्ड पर साफ करते हैं।
किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, अब हम यहाँ पर कहें कि गुरु एवं बुध, गुरु एवं बुध की युति चौथे भाव में हो तो यह प्रबल राजयोग बनाता है। यह प्रबल राजयोग बनाता है। बनाता है कि? परंतु यह सभी लग्नों के कुंडली में यह नियम लागू होता है। यह योग सभी लग्नों की कुंडली पर लागू होता है। लेकिन गुरुजी, हाँ जी, लेकिन गुरुजी बोला था गुरु बुध की युति साथ में होती है तो उसकी वाणी खराब हो जाती है थोड़ी सी। हाँ ये भी बात है। तो बात अभी हम लोग धन योग पर कर रहे थे। अभी तो बात हम गुरुजी लोग इसको गुरु शिष्य योग भी कहते हैं ना, कि ऐसा इंसान सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, कुछ करता ही रहता है। गुरु बुध। हाँ वो तो सीखता पढ़ता रहता है, ठीक है। थोड़ी घमंड वाली वाणी आ जाती होगी फिर तो। इस तरह से कह सकते हैं गुरुजी, बुध चंचल है तो गुरु के साथ ही उसको थोड़ा चंचलता, मतलब ध्यान नहीं लगा पाएगा या स्वभाव चंचल ज्यादा रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की आयु कितना है? वृद्ध है या किशोर है या युवा है? वृद्ध है गुरुजी। इस कुंडली में वृद्ध है। तो वैसे ग्रहों की आयु के वृद्ध। बारे में आपका क्या वैसे पता है? वृद्ध वृद्ध कहलाते, जी बुजुर्ग कहलाते हैं। बुजुर्ग होगा। और बुधदेव बचपना जी। जी तो स्वभाव के कारण शत्रुता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कोई भी काम सोच समझकर करना चाहते हैं, लेकिन बुध बगैर सोचे समझे। शत्रुता यहां से है, शत्रुता यहाँ ये से। चीजें हैं, विचारों से शत्रुता, स्वभाव से शत्रुता। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझा जाए। यदि किसी भी कुंडली में चौथे भाव में, अगर किसी चौथे भाव का स्वामी भी चौथे भाव में हो और उस भाव में नीच के होने वाले ग्रह भी साथ में हो, अब जैसे कि चौथे भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो जाए, सूर्य एवं शुक्र की युति हो जाए और 7 नंबर की राशि है, क्या हो? चौथा भाव है किस चीज का? धन संपत्ति सुख का का, भाव अचल है। संपत्ति का। सुख का, घर के सुख का, माता का। अस्थायी संपत्ति मुख्य रूप से। हाँ जी सर। अब धन की चर्चा हो रही है तो किसी एक ही विषय वस्तु को आधार माना जाए, अस्थायी संपत्ति ना। जी गुरु। जी गुरु। तो जिस भाव में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है उस भाव के फलों में काफी वृद्धि कर देते हैं समृद्धि के अनुरूप। समृद्धि के आधार पर समृद्धि में सहयोग या समृद्धि के लिए नाम बढ़ाने में उस भाव के फलों में काफी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर तो नीच भंग हो गया तो राजयोग हो गया, आय की वृद्धि एक अपने आप हुई। और किसका नीच भंग हो रहा है तो दशमेश का हो रहा है। किस भाव में हो रहा है तो चौथे भाव में हो रहा है, अस्थायी संपत्ति वाले भाव में हो रहा है। साथ ही युति किसकी है तो दशमेश एवं लग्नेश की युति है। कई प्रकार के योग बने या नहीं बने? जी गुरु जी, बहुत सारे योग बन गए। जी साथ में देवगुरु बृहस्पति का स्वराशि का होना हंस योग बना। लग्नेश का चौथे भाव में बैठना अपने आप में उत्तम योग हो गया। दशमेश का अपने भाव पर उच्च की दृष्टि हो जाना, यह कई प्रकार के अच्छे योग बन गए। यहाँ पर तो गुरु एवं बुध की युति, यहाँ पर केवल इस युति में कितने राजयोग बने इसको गिनती करना मुश्किल है। जी गुरु जी। देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में है तो 8वें भाव पर उच्च की दृष्टि, यानी कि कार्य क्षेत्रों में कार्य का नया नया कार्य मिलना काफी हो गया। 12वें भाव पर मित्रवत दृष्टि, यानी कि दान की भावना। खर्च ऐसा जिससे आय बढ़े, वह कौन सा खर्च है तो दान ही है।
दान ही एक ऐसा खर्च है जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से फायदा देता है। कई गुना लौट के आता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आज ही एक विद्यालय में गए हुए थे, हमने कॉपी कलम दिया, हमने कॉपी कलम ढेर सारे बच्चे को दिया, जी और हमने यह कहा कि यह बोल दीजिए कि हाँ जिसका पैसा उसको इसका लाभ मिले। पैसा तो आप ही सबों का है, पैसा तो आप ही सबों का है। आप लोग दक्षिणा देते हैं, घरेलू खर्च से कुछ बचते उचते हैं तो भाई कुछ दान उपदान कर दो, तो दान उपदान कर दो, तो जिसका पैसा उसको, जिसका पैसा उसको। तो कहने का मतलब यह है वह तो रिटर्निंग मिलता है ना। तो वहां भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, कर्म भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव। कई प्रकार के अच्छे योग का निर्माण हो गया। वैसे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चौथे भाव में यदि ग्रह का नीच भंग होता है, यदि चौथे भाव में किसी ग्रह का नीच भंग होता है, तो अपने आप में सबसे महान योग है वह। स्थायी संपत्ति देता है। जी ऐसा क्यों? तो यहाँ क्लास में हम लोग केवल सूत्रों की चर्चा व्याख्या नहीं करते, हम लोग अन्य भी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य एवं चंद्रमा 5 एवं 4, इन दोनों राशियों में कोई भी ग्रह नीच का होता ही नहीं। कोई ग्रह नीच का होता है? नहीं नहीं गुरुजी। मंगल देव होते हैं यहाँ पे केवल इसके ना। जी चौथे में कर मंगल लिखे होते मंगल देव नीच के हो गए। तो अब यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा होगा साथ में तब ना, तो मंगल का नीच भंग हो गया तो, और चंद्रमंगल युति बनी। चंद्रमंगल भी तो समृद्धि वाली ही युति है ना। चंद्रमंगल समृद्धि देता है। चंद्रमंगल, चंद्रमा एवं मंगल का युति समृद्धि के लिए सहयोग होता है या नहीं होता है? होता है गुरुजी। और मंगल का नीच भंग हो गया, तो यदि मंगल का नीच भंग हो गया तब तो लग्नेश का ही नीच भंग हो गया, लग्नेश का ही नीच भंग हो गया। ये तो और उत्तम हो गया। व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में होगा, जन्म होने के बाद में जब व्यक्ति कमाने माने लगेगा तो अपने आप को कई 100%, 100-200% अधिक डेवलपमेंट करेगा। अधिक डेवलपमेंट करेगा, सैकड़ों प्रतिशत अधिक, दूना तीना चौगुना डेवलपमेंट करेगा। अन्य कोई ग्रह यदि चौथे भाव में नीच के हैं और उनका स्वामी उसी में बैठा हुआ है तो और ज्यादा महान योग हो जाता है। क्योंकि अन्य किसी भी ग्रह से, अब यहीं पे अगर बुध एवं गुरु है, गुरुदेव बुधदेव नीच के हो गए, गुरु से नीच भंग हुआ, तो ये पंच महापुरुष योग में से एक योग यहाँ बन गया। सूर्य देव अगर नीच के हो जाते हैं, शुक्र यहाँ पर साथ में होते हैं, तो फिर शुक्र के द्वारा मालव्य योग बना, मालव्य योग भी महापुरुष योग हो गया। और चौथा भाव अस्थाई संपत्ति भी है, अस्थाई संपत्ति की अप्रत्याशित वृद्धि करेगा, पैसे भी कमाएगा, जोड़ेगा भी, और अस्थाई संपत्ति की वृद्धि भी करेगा। हम लोग चर्चा कुछ करते रहे, और जो मूल विषय वस्तु के लिए हमने कुंडली शेयर किया था उस पर प्रश्न ही नहीं हुआ ही नहीं जी। और अभी अभी हमको समय ध्यान में आएगी जा समय समय। तो अब आज की कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। हमें ध्यान